नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। देश की बहस में आप सभी का स्वागत है। देश की बहस में हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं और उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल जुड़ता है, तमाम राजनेता जुड़ते हैं और उनके साथ हम बात करते हैं देश के नंबर 1 डिबेट शो देश की बहस में, जिसमें आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा क्या है वो पहले हम आपको बता दें। आज आपने जो मुद्दा चुना है वो मुद्दा है कोरोना के खिलाफ कैसे जीतेगा नेशनल प्लान। 75% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है वोट के जरिए देश की बहस के लिए। दरअसल में कोरोना की दूसरी लहर की लड़ाई में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि पिछले कई दिनों से राजधानी में जारी ऑक्सीजन संकट में ऑक्सीजन की सप्लाई तेज हुई, मगर खतरा अभी टला नहीं। यही वजह है कि सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद पीएम मोदी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, मगर संकट काल में दूसरा पहलू है सियासत का, जिसमें दिन भर वार पलटवार का दौर चलता रहा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कोरोना की लड़ाई में राजनीतिक दलों का साथ मिलेगा और नेशनल प्लान दरअसल में है क्या। पिछले 5 दिनों में रोजाना 3 लाख से ज्यादा केस ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। लेकिन कोरोना को हराने के लिए अब केंद्र और राज्यों ने अपने अपने स्तर पर मोर्चा पूरी तरह संभाल लिया है, मगर कांग्रेस के हमले जारी हैं। Rather than being careful, being diligent and ensuring that the lives and livelihoods of people are protected, this government completely and absolutely abdicated responsibility, and they are squarely responsible, in fact criminally culpable, for the lives which have been lost as a consequence of the second wave. जबकि राहुल गांधी लिखते हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इस वक्त लड़ाई कोरोना से है, ना कि किसी राजनीतिक दल से। प्रधानमंत्री मोदी हालात को युद्ध स्तर पर सुधारने के लिए सेना के साथ रणनीति बना चुके हैं। संक्रमण के संग्राम को जीतने के लिए सेना के रिटायर्ड मेडिकल डॉक्टर भी मोर्चे पर उतरेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के जरिए कोरोना की दूसरी लहर को थामने का मेगा प्लान बन रहा है। थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, पर लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं बेड्स का। हमारे पास पूरी व्यवस्था कभी है कभी थोड़ी कम है, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्राण न जाए। लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे किसी इसमें कोई मदद के बिना उनका मृत्यु हो, तो ये थोड़ा सा लोग भी इसको सहयोग करें। उधर सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक आज हलचल रही। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीनेशन तक केंद्र से सवाल किया, जिसमें पूछा गया कि राज्यों को कितनी जरूरत है और अलॉटमेंट का आधार क्या है। सर्वोच्च अदालत ने इसे राष्ट्रीय आपदा भी बताया। उधर ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर से कहा कि आपका रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना है। यहाँ इतनी त्राही मची है, लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं और आप फायदा कमाने में जुटे हैं। आपकी यूनिट हम टेक ओवर कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। और इन सब के बीच केंद्र सरकार कोर्ट को आश्वस्त कर रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन के उत्पादन और इसके वितरण को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर लगे हैं। मद्रास हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग भी फुल एक्शन में आया है। 2 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जीत के जश्न या विजय जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जीतने वाला प्रत्याशी केवल 2 लोगों के साथ ही जीत का सर्टिफिकेट हासिल कर सकेगा। देश की बहस में चर्चा है कि महामारी की गंभीरता को समझते हुए अब वक्त आ गया है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न हो, चाहे राजनीतिक हो या आम जनता की। और क्या कोरोना की लड़ाई की राजनीति में सबका साथ मिलेगा? और देश की बहस में आज का सवाल यही है कि क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में हो रही है? क्या वो विजन वास्तव में दिख रहा है राज्य और केंद्र के स्तर पर जिसकी जरूरत है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, हाँ या ना के तौर पर आप वोट कर सकते हैं न्यूज नेशन की वेबसाइट पर। वेबसाइट हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आप मोबाइल ऐप पर भी जाकर वोट कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। न्यूज नेशन के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भी आप इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ा है उसका परिचय भी हम आपसे करा दें। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सांसद अपराजिता सारंगी जी जुड़ी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब और डॉक्टर RS चहल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंगाराम अस्पताल से। सबसे पहले सारंगी जी, आप ही से समझना चाहेंगे,
अदालत भी पूछ रही है कि दरअसल में प्लान क्या है कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर। जरा दर्शकों को एक बार बताइए भरोसा जीतने के लिए उनका कि प्लान क्या है सरकार का कोरोना की लड़ाई के खिलाफ। अपराजिता सारंगी जी जुड़ी हैं हमारे साथ, जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। सारंगी जी, आपसे गुजारिश भी है कि कृपया टीवी की आवाज आप कम कर लें। आप इसे समझना चाहेंगे, अदालत भी पूछ रही है कि दरअसल में प्लान क्या है कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर। जरा दर्शकों को एक बार बताइए भरोसा जीतने के लिए उनका कि प्लान क्या है सरकार का। और वाकई अगर आप दृश्य देखेंगे तो बहुत ही खराब लगता है, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति नजर आती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन, आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सकारात्मक होने की भी जरूरत है। तो मैं 2-3 मुद्दों के साथ अपनी बात आरंभ करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये, अगर सकारात्मक पक्ष कहें तो मैं कहूंगी कि 3 लाख रिकवरी पिछले 24 घंटों में हुई है। इसे मुझे मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, 8 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई है। और तीसरी बात, हमारा जो मृत्यु दर है वो कमता जा रहा है और अभी 1.12% पर आ गया है। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक दिशा में हम सब चल रहे हैं और ये इसलिए संभव है क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति है। सबको लेकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं कहूंगी योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि कहा गया है। आज आप सब जानते हैं कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, जो एफिडेविट फाइल की है उसमें कहा गया है कि हमारे पास नेशनल प्लान है, राष्ट्रीय योजना है। और राष्ट्रीय योजना ऐसे नहीं होती है कि एक किताब हम सबके सम्मुख रख दें। नेशनल प्लान में जितने भी माइक्रो इश्यूज हैं वो नहीं तालिकाबद्ध हो सकते हैं, लेकिन जितनी चिट्ठियां जा रही हैं वो एक फ्रेमवर्क के अंदर होती हैं। देखिए, जो भी निर्देश सुरेंद्र आता है, राजपूत जो साहब, भी आप सुन रहे हैं बीजेपी के सांसद को, सारंगी जी को, जो बता रही हैं कि देखिए हमारे पास नेशनल प्लान भी है, हमारे पास विजन भी है, दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। आपको इसके बाद भी क्या कोई दिक्कत नजर आती है? आलोक भाई अपने दिल पे हाथ रख के, अनुराग भाई अपने दिल पे हाथ रख के करिए कि क्या आपको कोई नेशनल प्लान नजर आता है? क्या आपको कोई ऐसी बात नजर आती है? भाई ठीक है, आपकी व्यवस्थाएं अपनी जगह पर है, लेकिन आप बताइए कौन सा नेशनल प्लान है? आप बताइए क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं है? आप बताइए क्या दवा रेमडेसिविर की कमी नहीं है? आप बताइए क्या फेबिफ्लू की कमी नहीं है? आप बताइए क्या वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है? आप बताइए आज की डेट में कि कौन सी चीज आपकी पूर्ण हो रही है सिवाय लोगों की मौतों के, और कौन सी चीज आप नई बना ले रहे हैं सिवाय नए शमशानों। आप एक चीज को समझिए, राजनीति करने का समय नहीं है और उसी तरीके से काउंटर राजनीति करने का समय नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर हम कमियों को इंगित करते हैं तो हमको कहा जाता है कि हम राजनीति कर रहे हैं। भाई विपक्ष सवाल भी करेगा, कमियों को इंगित भी करेगा, विपक्ष आपको सुझाव भी देगा। विपक्ष जब आपको सुझाव की चिट्ठियां लिखता है तो आप कहते हैं कि साहब ये लोग तो विदेशी कंपनी के एजेंट हो गए। 24 घंटे बाद आप उसी चीज को मान लेते हैं स्पुतनिक पर, तब क्या आप एजेंट हो गए? प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं और वो सारे के सारे सकारात्मक सुझाव देते हैं, तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। हर्षवर्धन जैसा पढ़ा लिखा आदमी उनकी चिट्ठी का जवाब इतने भोंडे तरीके से देता है। श्री राहुल गांधी जी पिछली बार फरवरी 2020 से आपको कह रहे हैं, आज तक आपने कौन सा सुझाव नहीं माना, और किस सुझाव में स्मृति ईरानी और आरएस प्रसाद सहित सारे मंत्रियों ने उनकी मजम्मत नहीं की? राजनीति कौन कर रहा है? सुरेंद्र राजपूत साहब, भारतीय, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं सर कि मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। सवाल आपसे भी कर रहा हूं, सवाल सारंगी जी से भी कर रहा हूं और लगातार करता रहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चीज साझा कर रहे हैं उसमें कुछ तथ्य हैं ऑक्सीजन को लेकर, वो मैं आपके संज्ञान में लाता हूं। वो कह रहे हैं कि देखिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 24 घंटे में लाइसेंस का इंतजाम किया गया है।
1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर राज्यों को दिए गए। 162 पीएसए प्लांट लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के दाम निर्धारित कर दिए गए। 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए ग्लोबल टेंडर दिए गए हैं। 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं और हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये मेरा दावा नहीं है सर, बीजेपी के तमाम नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तब जबकि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, तब विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। सुरेंद्र राजपूत साहब। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अनुराग भाई आपने। ऑक्सीजन को लेकर के इतने दावे कर दिए। आप भी यहाँ पर हैं, आदरणीय सारंगी जी बहुत भली महिला हैं, वो भी यहाँ पर हैं। मैं इनके जरिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से उम्मीद करता हूं कि अपनी सांस को 10 मिनट रोक ले। भाजपा का कोई भी नेता अपनी सांसों को 10 मिनट रोक ले। 10 दिन की तो बात छोड़ दीजिए, ये जितने आज आप कर रहे हैं क्या काफी है? क्या ऑक्सीजन आपको मिल चुकी है? जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं उनके प्रति आपका क्या व्यवहार है? आप मुझे बताइए। आग लगने पर कुआं खोदने का काम कोई नेता, दूरदर्शी नेता कर सकता है या एक फेल नेता या फेल डिक्टेटर करेगा? ये देखने की हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देश के आलोक मेहता जी हैं, लगातार संसद को और पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। आलोक जी सच बोलेंगे। आलोक सर, क्या आग लगने के बाद कुआं खोदा जा रहा है? सुरेंद्र राजपूत के इस आरोप से आप सहमत हैं या वक्त रहते सही कदम उठाए जा रहे हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि कोरोना के खिलाफ कोई नेशनल प्लान है इस वक्त देश में? देखिए, प्लान के बारे में जो सरकार जितनी बातें बता चुकी है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ये कि देर से शुरू हुआ ये मानना होगा ना, जो प्रायोरिटी पहले तय हो गई। हमारे यहाँ जो टेंडर व्यवस्था, ये व्यवस्था, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, जो इलाकों की खबरें मिल रही हैं उससे लगता है ना कि पहले से कोई जो तैयारी चाहे की भी गई हो, जनवरी में बात की गई, अभी तक कहीं एग्जाम नहीं हो पाए। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक हमारा सेटअप है, ये जो तबाही है और आपस का जो कोऑर्डिनेशन है जी, जो राजनीतिक खींचातानी है, उसका असर है, जनता भुगत रही है। देखिए, सरकारों में पहली बार ऐसा देखा कि तालमेल न हो। कुछ सरकारें कहेंगी हम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कुछ कहती है नहीं चल रहा है। इतना पूरे देश में हर पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, नेता है, सरकारें हैं, यूं आपस में मीठी बातें करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर केवल राजनीति ज्यादा झगड़ा वाला है। जहां हो सकता है वहां भी देरी हो रही है। कल उत्तर प्रदेश वाला उठाकर टैंकर लेके चला गया, फिर मध्य प्रदेश बाद में पहुंचा। ये जो अराजकता है, ये अफसरों की, इसको कहते हैं कि पुरानी आदत है और आज से नहीं है, ये मुझे 50 साल से यही दिखाई देता है। और संकट काल में भी जो तालमेल होना चाहिए, इसका गंभीर अभाव इसका एक कारण है। बाकी मैं मानता हूं कि देर से शुरू हुआ, लेकिन ये लोगों में आशा जगानी चाहिए कि 2 दिन 4 दिन जितना हुआ है उतने इंतजाम में जो पब्लिक ने किया। कानपुर के फैक्ट्री वाले ने सारा अपना ऑक्सीजन ओपन करके दे दिया, फ्री में दे रहा है। तो ये जो लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एक डर पैदा करना, सबको ऑक्सीजन चाहिए, जो घर में बैठा है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, ये राजनीति इसके पीछे ज्यादा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पैनिक करने की कोशिश पॉलिटिकल क्लास की तरफ से कहीं ज्यादा है। देरी से कदम उठाए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, जैसा आप 5 दशक से देखते आ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर चहल। लंबा अनुभव है डॉक्टर चहल, क्या आपको लगता है कि ये ब्यूरोक्रेटिक फेलियर कहीं ज्यादा है पॉलिसी बनाने के लिहाज से? देखो, चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे देश को हमें बर्बाद कर चुका है। तो आज वो टाइम नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का, पर मन में रख के ये करना चाहिए। और कितनी भी फैसिलिटीज ऐड कर लो, इतनी पॉपुलेशन में जब तक आप नई इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सब कुछ कम हो जाएगा। जो अब हो रहा है, नीजक रिएक्शन हो रहा है, लिप सर्विस हो रही है। ऑक्सीजन तो बंदा 2 मिनट नहीं रुक सकता। आप बात कर रहे हो 3-3, 4-4 दिनों से ट्रक भर रहे हैं, सिंगापुर से टैंकर आ रहे हैं, ये तो बड़ी लंबी प्लानिंग है। इंसान तो आज मर रहे हैं। और रिकवरी रेट की बात कर रहे हैं लोग कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया। रिकवरी रेट किसी नेता के कहने से अच्छा नहीं हुआ। रिकवरी रेट बीमारी में ही अच्छा रिकवरी रेट है। और डॉक्टरों को पता है कि एक पेशेंट को एक सिलेंडर से 4-4 पेशेंटों को कैसे बचा रहे हैं। तो ये कहना कि रिकवरी रेट अच्छा हो गया, इसमें किसी का हाथ नहीं है। ठीक है,
रिकवरी रेट अच्छा नहीं हुआ है, हालात बेहतर नहीं है। सुरेंद्र राजपूत साहब, शायद यही आप भी सुनना चाह रहे होंगे पॉलिटिकली, लेकिन जो बात आलोक जी कह रहे थे, जिस पर आपने उंगली उठाई थी, वो जो कह रहे थे उसका सीधा मतलब, सरल मतलब शायद ये था कि जो सिस्टम है उसका ये बड़ा फेल्योर है जो लगातार देखा जाता रहा है। देखिए, आलोक जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, हम लोग इनको पढ़ पढ़ करके बड़े हुए हैं। सच बात यह है कि जरा सा इनका नुक्ता इधर से उधर होना बड़ी दिक्कत करता है। अफसरशाही को आलोक जी कौन चलाता है, जरा मुझे बताइए। अफसरशाही के लिए ही तो दीर्घ नेतृत्व होता है, राजनीतिक नेतृत्व, और क्या खेत खोदता है? राजनीतिक नेतृत्व अगर दूरदर्शी हो, अफसरशाही को तो आप पहले से कहते थे, मुझसे कहा आप लोगों ने कि अफसर जो है वो अरबी घोड़ा है, अगर इनका सवार अच्छा नहीं होगा तो ये उनको गिरा देंगे। आज की डेट में जो देश बर्बाद हो रहा है उसके लिए अफसर तो पहले से ऐसे ही है, लेकिन हमारा नेतृत्व क्या कर रहा है ये सोचने वाली बात है। आज की डेट में जब हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है, उस समय पर आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को आप जो है एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। कौन सी दूरदर्शिता है भाई? जिस समय आपके यहाँ पर 30 गुना ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, उस समय ऑक्सीजन वाली इंडस्ट्रीज जो है, ऑक्सीजन लेने वाली स्टील या पावर इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी जा रही है। कौन सी दूरदर्शिता है? आप हमें बताइए कि आग लगने पे कुआं खोदने में ये जो अफसरों की जो नीति आप बता रहे हैं, अफसर तो पहले से ऐसे ही, अफसर कौन से अब बदले? बदली तो अब सरकार है। इस सरकार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आलोक सर फिक्स करिए, इतिहास में नाम होगा। और सच में आलोक मैं मेहता आपको सर, बता आलोक दूं, मेहता सर, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे कि सच बोलिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। आलोक मेहता सर, सुरेंद्र राजपूत साहब जो कह रहे हैं वो क्या एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कह रहे हैं या फिर प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं? आलोक मेहता सर, देखिए, मैं राजपूत जी को नहीं कहूंगा राजनीति पे, ये कहूंगा कि हाँ, सरकार यदि जिम्मेदार भी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये क्या समय ये है, क्या सरकार रातों रात आज बदल करके किसी मानेकशा को ला करके बिठा देंगे तो हो जाएगा क्या? सवाल ये है कि इसी सरकार में जो कमियां रही हैं वो सब सारे, आप ये देखिए, ऐसा नहीं है पर्दे के पीछे वही उन्हीं सरकारों से, मंत्रियों से यहाँ पर सब मिलकर के हाथ पैर जोड़ करके जाते। शरद पवार अमित शाह से अहमदाबाद में मिल सकते हैं, लेकिन क्या इस बात पर लेकर के आपस में तालमेल महाराष्ट्र के लिए नहीं कर सकते थे? पर्दे के पीछे जो कर देंगे, ठीक है, जिम्मेदार सरकार है, आप बदल दीजिएगा ना। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि हम बचा रहे हैं, मेरा कहना है कि सरकार में जो निकम्मे होंगे, जांच आयोग बाद में बैठेगा। आज पहले ये, और इंडस्ट्रियल कहीं पर भी यदि हो रहा है तो बैन करिए जाकर के। बैन हो चुका है, उस पर फैसला लिया जा चुका है, देरी से फैसला लिया गया, ये अलग बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार को नहीं बदला जा सकता, मौके की नजाकत यही है कि हालात को बदलने की कोशिश की जाए साथ मिलकर। सरकार क्या करेगी? गहलोत हमारे मित्र हैं, उनके आलोक सर माफ कीजिएगा, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपका रुख करूंगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों का कोरोना ग्राफ जारी कर दिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बेहतर हुआ है, इस तरीके की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सामने आई है। सबसे ज्यादा कोविड जांच करके यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है। जो जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है उसके मुताबिक 24 घंटे में लगभग 94,000 सैंपल्स की RT-PCR सैंपल्स की जांच की है उत्तर प्रदेश ने। वहीं महाराष्ट्र में औसतन मृत्यु दर 513.96 है, तो यूपी में 47.51%, यानी महाराष्ट्र के मुकाबले यूपी में जो मृत्यु दर का अंतर है वो कहीं ज्यादा है। पिछले 5 दिन में यूपी का रिकवरी रेट भी बढ़ा है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यूपी से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच चूंकि आप यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं सर, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया है वो थोड़ा राहत देता है आपको यूपी के एक नागरिक के तौर पर, यूपी के एक निवासी के तौर पर? मैं सर 24 घंटे अनुराग भाई कोविड पॉजिटिव होते हुए भी अभी परसों नेगेटिव हुआ हूं। लगातार कोशिश कर रहा हूं, काम करने की कोशिश कर रहा हूं, चिल्ला नहीं पा रहा हूं, बस इतनी सी बात है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की स्थितियां जो है आज की डेट में, मुझे नहीं मालूम अदम गोंडवी का वो शेर कितना सच है, लेकिन कहते हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे दांत सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। इस शेर को अगर आप कहेंगे, उत्तर प्रदेश में सारंगी जी बता दें कहां पर बेड है, बता दें कहां पर ऑक्सीजन है,
बता दें कहां पर। आज स्पष्ट समझिए कि लखनऊ में सिर्फ इस वजह से क्योंकि परसों संडे था तो कल रिकवरी रेट थोड़ा अच्छा सा मान लिया गया, क्योंकि संडे को लैब्स कुछ कम टेस्ट करती हैं। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के प्रधानमंत्री डिनायल मोड में है कि कोई समस्या है। आलोक सर को भी मैं आपसे करबद्ध कहता हूं कि आलोक सर पहले इन पॉलिटिकल लोगों से कहिए कि एक्सेप्ट तो करे गलती है, गलती होने के बाद आप सही। अब आप कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर अब ला रहे हैं हम, रोक लीजिए ना सांस 5 मिनट के लिए, आप भी रोक के देख लीजिए तो आपको नरेंद्र मोदी भी याद आ जाएगा और याद आ जाएगा अमित शाह भी और याद आ जाएंगे आपको बाकी सारे नेता भी। ठीक है, मेरा जो कहना है आज इस चीज को समझिए। आज की जो आवश्यकता है उसको वर्तमान सरकार ही एंटीसिपेट करेगी, और अगर वर्तमान सरकार एंटीसिपेट नहीं करती तो वो निकम्मी सरकार है। सुरेंद्र जी अब सारंगी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। देखिए, सुरेंद्र जी को सुना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि इसी नकारात्मक प्रवृत्ति की वजह से देश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। कोरोना का वैक्सीन निकल गया है, लेकिन कांग्रेस का वैक्सीन आज तक नहीं निकला और निकलेगा भी नहीं। सकारात्मक सोच रखें, काम जब चल रहा है तो केंद्र की मदद करें, राज्य सरकारों की मदद करें। देखिए, जब केंद्र सरकार काम करती है कभी भी पक्षपात की नीति का अवलंबन नहीं करती है। हमारे लिए हर एक राज्य में रहने वाला हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं 450 मेट्रिक टन हमने कुछ समय पहले महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली में डिलीवर किया। वो बहुत ही सीधा सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि क्या इस वक्त किसी राज्य में ऑक्सीजन का संकट नहीं है, बेड का संकट नहीं है, आईसीयू का संकट नहीं है, क्या दवाइयां मिल रही हैं हर किसी को, क्या सब कुछ सामान्य है? देखिए, हम सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अलग अलग भूमिका है, इसे अगर हम ठीक ढंग से समझें तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत हम नहीं करेंगे। केंद्र सरकार का काम है नीति बनाना, केंद्र सरकार का काम है अपनी नीयत को सबके सम्मुख रखना और दिशा निर्देशन देना, और जहां तक राज्य सरकार का सवाल है उनका काम है प्रबंधन और कार्यान्वयन। और आज के दिन में मैंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका सारंगी जी, जो आप कह रही हैं वो सांसद के तौर पर बात सही हो सकती है, लेकिन आपसे शायद सुरेंद्र राजपूत ये सवाल करेंगे कि क्या भाजपा शासित राज्यों में जो हालात बिगड़े हुए हैं उसकी जवाबदेही आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर डाल रही हैं। राजपूत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगा। हम अपने इस कार्यक्रम में दर्शकों को भी लेते हैं और हमारे साथ एक दर्शक दीवान सिंह जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जी दीवान जी, कहिए अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कोरोना विषय में गंभीर विषय उठाया है और हमारी सरकार, मोदी सरकार और राज्य सरकार मिलजुल कर इस कदम को मोर्चा संभाली रही है और वो स्तर पर, और परंतु विपक्षी नेता इसमें उसको नकार रहे और सरकार क्रम में छोड़ रही है और इसके बारे में बता रही हैं कि गलत है, ये चीज जो गलत दे रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 साल से ऊपर वाले आयु के 18 अप्रैल से पंजीकरण करने के लिए बुलाया। 9 युवकों को सबको वैक्सीन लगेगी और उन्होंने पूरा साथ दिया और लापरवाही हमारे देश में नहीं चलेगी। और क्या कहते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन एक अच्छी शुरुआत है। दीवान सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश की बहस में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर चहल, क्या नेगेटिविटी ज्यादा है? क्या जरूरत से ज्यादा पैनिक बनाने की कोशिश की जा रही है या हालात ही वाकई में डरावने हैं? नेगेटिव बनाने की कोशिश नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा सब इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि इतने ज्यादा जल्दी ये फैल जाएगा। हमने ये सबने सोच लिया शायद कोरोना हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। अब पहली वेव में हमारे पास कॉल आती थी कि पेशेंट का हाल बता दो, कैसे हैं, अंदर पता कर दो। आज सुबह से यही कॉल्स आ रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, रेमडेसिविर दिला दो और फ्लेविफ्लू दिला दो, बेड दिला दो, जो कि एक डॉक्टर का काम नहीं है। मतलब अंदर की खबर क्या है वो तो लोग पूछ ही नहीं रहे। पहले सबसे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेड मिल जाए, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल जाए। लोगों को कई जगह पता लगा कि पल्स ऑक्स भी नहीं मिल रहा, कई शहरों में दवाइयां भी खत्म है। तो ये हालात थोड़े ठीक नहीं है और इसमें लड़ाई झगड़े का और आपस में आई थिंक अभी टाइम नहीं है। वो बात की बात है, देखा जाएगा कौन रिस्पॉन्सिबल है।
और जनता आई थिंक सरकारों से ज्यादा आजकल लोग आपस में एक दूसरे की बहुत डॉक्टर हेल्प चहल, कर रहे हैं, माफ वो कीजिएगा, सबसे आपको रोक बड़ी रहा हूं। बात एक है। दर्शक हैं वसंत कुमार, उनका जो मैसेज है वो अभी हम दिखा रहे थे स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं कि सरकारों को दोष देने से पहले जनता को भी ये समझना होगा कि वो कितनी जिम्मेदार है इस हालात के लिए। देखो जनता तो आपको पता कोई मानेगा ही नहीं। अभी भी देखो आपको लॉ तो बनाना ही पड़ता है। हम बाहर जाते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, क्यों लोग डरते हैं? क्योंकि लॉ से डरते हैं। वही आके हिंदुस्तान में सारे कानून तोड़ते हैं। तो कानून को तो हमें रखना ही पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन तो इस कंट्री में बहुत कम है। ठीक है, कानून को रखना पड़ेगा, लेकिन जो बात यहां पर डॉक्टर चहल कह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या हम पॉलिटिकल पार्टी से, सिर्फ कांग्रेस के लिए ये सवाल नहीं है, देश में 30-35 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन तो संसद में रहता है, क्या हम उन सबसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस वक्त आरोप प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर साथ आगे चलें इस पूरी मुहिम में? अनुराग भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और 100% सही कह रहे हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं। सरकार को छोड़ दीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग आपके सामने है। कांग्रेस ने अपना पूरा कमांड सेंटर बना दिया है, राज्य सेंटर बना रहे हैं। भाजपा वाले भी काम कर रहे हैं, हम उनको भी नहीं बता रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। सारे दल अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर सरकार की कमियों को बताना राजनीति है तो वो हम करते रहेंगे। सरकार अपनी नाकामियां छुपाना क्यों चाहती है, एक बात। और दूसरी बात, सारंगी बहन तो सांसद है राज्यसभा की, बहुत पढ़ी लिखी है। क्या इन्हें ये नहीं मालूम है कि पेंडेमिक एक्ट लगने के बाद सारी जिम्मेवारियां केंद्र सरकार की हो जाती हैं, राज्य सरकार की नहीं होती, और पिवट पोजीशन हो जाती है केंद्र सरकार की? तो ये लोग आज भी डिनायल के मोड में। सुरेंद्र राजपूत साहब, थोड़ा मुझे करेक्ट कीजिएगा सर, मैं अगर गलत हूं तो। आपने कहा कि महामारी एक्ट के बाद सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, सर लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो तभी भी राज्यों का विषय है। अगर किसी राज्य में, अगर किसी जिले में नाइट कर्फ्यू लगना है, लॉकडाउन लगना है, तो फैसला कौन लेगा? देश के प्रधानमंत्री या उस जिले का जिलाधिकारी? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी पूरी तरीके से जो है राज्य सरकार की है। पेंडेमिक एक्ट लगने के बाद ऑक्सीजन हो, आईसीयू बेड हो, वेंटिलेटर हो, दवाएं हो, ये सारी की वैक्सीन हो, इन सारी चीजों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। और पेंडेमिक एक्ट ये अपने आप में, और पेंडेमिक एक्ट देश में लगा हुआ है, आप समझिए। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, खाली देश का जनता पूरी तरीके से थाली भी बजा रहा है, ताली भी बजाई, दिया भी जलाया। उसने जो मोदी जी ने कहा वो किया, लेकिन उसके बदले में उसे ऑक्सीजन की कमी मिल रही है और ऑक्सीजन पर आश्वासन मिल रहे हैं, सांसें नहीं मिल रही। आलोक मेहता सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कह रहा था कि देखिए, जहां जहां जो हम लोग बहस कर रहे हैं, जहां पर ठीक से पहुंचा है, कभी उसके बारे में भी जानकारियां बांटी जाए। तीसरा, वो जो कहे राजनीतिक पार्टी, मैं दिल्ली में बैठा हूँ राजपूत जी, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसी शहर में हैं। उस शहर में मैंने आपको बताया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का कोई वर्कर सड़कों पे काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोई लल्लू सिंह, उत्तर प्रदेश में लल्लू सिंह कौन वहाँ का अध्यक्ष है, कोई नाम नहीं जानता। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का कांग्रेस क्या कर रही है? दृष्टि दोष हो गया है, नहीं हुआ। आप श्रीनिवास के काम नहीं देख रहे हैं, आप कांग्रेस के काम नहीं देख रहे, कोई काम नहीं कर रहा है, काम नहीं देख रहे। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही। अरे आम आदमी को छोड़िए, चूल्हे भाड़ में डालिए आम आदमी को, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस नहीं कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग कर रहे हैं। फोन उठा करके देखो, कांग्रेस का आदमी कहीं काम नहीं कर रहा है। कोई संजीव दीक्षित को फोन मिला के पूछिए, संजीव दीक्षित से पूछिए। सुन लीजिए, दृष्टि दोष का तो क्या कर रहा है? राहुल गांधी कहीं बाहर इलाज है, लेकिन दिमागी दोष का इलाज नहीं है। आपके दिमाग का इलाज नहीं है भाई साहब राजपूत। बिल्कुल तुम्हारे तरीके से बैठे हुए जो लोग, लल्लू सिंह, कोई जानता है लल्लू सिंह कहाँ है, कौन है? एक मिनट, अभी तो आप दिल्ली पर थे, अभी आप लखनऊ आ गए। लखनऊ बिहार में कौन है? लिख करके आया कीजिए। यूपी में कौन है? पढ़ लिख करके आया कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की, जानता हूँ कि कोई नहीं है कांग्रेस का आदमी काम कर रहा है। में इतने रोज बात कर रहा हूँ, चाटुकारिता आप कि करते हैं। आजकल आप पुरानी चीजें ही पढ़ रहे हैं, नई चीजें नहीं पढ़ रहे। अरे आपको पता नहीं है ना कितना पढ़ रहे हैं? लगी है पूरी, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं आप। ठीक है, अरे आप ये तो चाटुकारिता कर रहे हैं।
चाटुकारिता ये नहीं है जो रचनात्मक बात बता रही है। शर्म है इस बात की। आप रचनात्मक बात नहीं करना चाहते हैं। देश के वरिष्ठ दिल्ली में आप आलोक रचनात्मक मेहता बात जी, करना नहीं सुरेंद्र चाहते। राजपूत साहब, मेरे भी पिता तुल्य है, लेकिन जिस बिल्कुल। तरीके का इन्होंने इस सवाल ये तरीके है का कि व्यवहार बीजेपी के अपना 10 लिया करोड़ है लोग कहाँ हैं? भाजपा के लिए, ये अपने आप नहीं में नहीं सुरेंद्र शर्म है। राजपूत साहब, आपने आप लाइन नहीं सुनते सुनी। नहीं आलोक है। मेहता साहब बीजेपी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुनते वो नहीं कह रहे हैं कि है, देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं वो कहाँ है? सुरेंद्र राजपूत साहब, शब्दों की मर्यादा सर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक मेहता साहब, और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब वो पूछ रहे हैं 10 करोड़ कार्यकर्ता कहाँ है, सुनिए तो। गौतम गंभीर कहाँ है? गौतम गंभीर कहाँ है? मैं कब बोल रहा हूँ? मैं भैया आप चाटुकारिता करते हैं। बात को फिर पढ़ते लिखते नहीं है। गौतम गंभीर भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो नहीं मना मैं करता। उसी इलाके में रहता हूँ, किसको बकवास करते हैं आप? मैं जिस इलाके में रहता हूँ गौतम गंभीर यहीं पर है। चलिए बाहर मेरे साथ आ जाइए। ठीक है ठीक है आलोक मेहता साहब, आलोक मेहता साहब देखिए, ये भी अपने आप में कम से कम पॉजिटिविटी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के सांसद को डिफेंड कर रहे हैं। राजीव गांधी फायर ब्रिगेड मौजूदा महामारी के बीच अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी के सांसद को, तो ये भी बड़ी बात है। और सुरेंद्र राजपूत साहब, जिनको कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो तारीफ कर रहे थे शैलमणि त्रिपाठी की और ब्रजेश पाठक की, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं या फिर प्रवक्ता हैं। कम से कम ये पॉजिटिविटी बनी रहे, अच्छी बात है। जो अच्छा काम करेंगे उनकी तारीफ होगी। अब श्रीनिवास इस समय पूरे हिंदुस्तान में अच्छा काम कर रहा है, आईवाईसी हमारी पूरे हिंदुस्तान में अच्छा काम कर रही है, सब तारीफ कर रहे हैं। आलोक मेहता को दृष्टि दोष है, अंधे हो गए आलोक मेहता नरेंद्र मोदी की नहीं चाटुकारिता सर, फिर गुजारिश कर रहा हूं मैं, शब्दों की मर्यादा सुरेंद्र राजपूत साहब। अरे अंधे हो गए, दोबारा कह रहा हूं, और दुख से कह रहा हूं, मुझे बहुत दुख है इस बात का, आपको दुख है, क्योंकि हम इनको पढ़ के पड़े हुए हैं, शर्म आती है मुझे। शर्म आई मत आइए आपको। आप देखिए कि जो पार्टियां जिम्मेदार हैं, आप लोग क्या काम कर रहे हैं ये बताइए ना। तो आप खाली कह रहे कागज पर आइए काम कर रहा है। सिलेंडर दे रहे हैं, सुन लीजिए, सिलेंडर दे रहे हैं, रेमडेसिविर दे रहे हैं, और तो फिर कहिए कि कोई कमी नहीं है। जब आपको सिलेंडर मिल रहा है तो फिर कहाँ कमी है? फिर तो कमी नहीं है। यदि आप सब बांट ही रहे हैं तो फिर कहाँ कमी है? आलोक मेहता, आप दिमागी तनावुन आपका खो गया है, इतनी ज्यादा आवश्यकता है, अकेला आदमी नहीं कर सकता, सरकार ही कर सकती है। सरकार के ऊपर दोष डालना सीखो, सरकार के ऊपर दोष डालना सीखो। हम लोग एक एक करके कितना कर लेंगे? अरे तो सरकार के तो मैंने शुरू में कहा कि सरकार को करना ही है। आप दीजिए सरकार को अधिकार, आप कहते मेरे राज्य का अधिकार है, मेरा राज्य का अधिकार है, आप पास कर दीजिए। पर जिस आदमी को पेंडेमिक एक्ट का नहीं पता, वो आदमी आज की डेट पे न्यूज नेशन पे बैठ करके ज्ञान बांट रहा है। नहीं सर जितनी हमारी उम्र है उतना अनुभव है उनका पत्रकारिता का, माफ कीजिएगा, लेकिन इसीलिए तो हमें शर्म है, हमने तो पढ़ा है इनको। बात करने के लिए नहीं है। ठीक है राजपूत साहब, माफ कीजिएगा। आलोक सर हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। आप बुरी तरीके से चाटुकार हो गए नरेंद्र मोदी राजपूत के। साहब, ठीक है, आप पेंडेमिक एक्ट की बात कर रहे हैं। राजपूत साहब, थोड़ा मेरी जानकारी और दुरुस्त कीजिए। इस महामारी एक्ट के दरमियान भी सर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। पंजाब में अगर लॉकडाउन लगना है किसी जिले में, तो ये पंजाब की राज्य सरकार या जिलाधिकारी तय करेगा, छत्तीसगढ़ में भी जिलाधिकारी तय करेगा। एक बार सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ इस पिछले बीते एक साल में उन राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी भी है सत्ता में, वहां पर भी अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था तो क्या वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी या वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी? फिर चाहे वो बीजेपी शासित हो या फिर कांग्रेस शासित हो। मैं पंजाब की भी बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। वेंटिलेटर कौन लेकर देता आपको? आपको अस्पताल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कौन पैसा देता तब, जबकि हेल्थ राज्यों का विषय है। पूरी तरीके से आपने सही क्वेश्चन किया, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। पूरे देश में पैसा देने का काम केंद्र सरकार का था। पेंडेमिक एक्ट पिछले 1.25 साल से लगा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम केंद्र सरकार का था। वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से सरकार ने 48,000 या 58,000 बुक किए थे। एक वेंटिलेटर कहीं नहीं पहुंचा है, चूंकि एक ही और 2 ही कंपनियों को इन्होंने दे दिया था और वो कंपनी मानकों पे खरी नहीं उतरी। बहुत बड़ा घोटाला। वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से, यानी कि राज्य सरकार बीते 1.25 साल में कोई वेंटिलेटर नहीं खरीद सकती थी, कोई अस्पताल नहीं बना सकती थी। आप ये करें कि कानून ऐसा है क्या इस वक्त देश में? पेंडेमिक एक्ट में जिस तरीके से जो चीजें होती हैं उसमें केंद्र सरकार का पैसा देना, केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकार का जीएसटी का भी पैसा नहीं दिया। मेरी जानकारी दुरुस्त कीजिए सर।
आप बताइए मुझे, क्या इस पेंडेमिक एक्ट के दरमियान अगर कोई राज्य सरकार चाहती तो बीते 1.25 साल में अस्पताल नहीं बना सकती थी, वेंटिलेटर नहीं खरीद सकती थी, या इस तरीके का कोई और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती थी? सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बीजेपी रूल्ड स्टेट भी। थोड़ा जानकारी दुरुस्त कीजिए सर। सुन लीजिए, केंद्र आज इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकारों को पैसा जो आता था वो आता था अपने लोकल टैक्स से, और जब से जीएसटी लग गई तब से सारा पैसा जाना लगा केंद्र को, और केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम से एक हिस्सा। अरे सुनिए तो भाई, आपके साथ सबसे बड़ी, आप 1 मिनट सुन लीजिए ना, सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और नहीं खराब लगे तो आप दोबारा क्वेश्चन कर लीजिए। कम से कम आप तो आलोक मेहता मत बनिए, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। आपको मैं बताऊं, पेट्रोल और डीजल के जो वो 26 और 28% जो वैट है, उससे कोई कुछ खास नहीं होना। खास होना है जीएसटी के बड़े पैसे से, डेवलपमेंट का काम होना है वहां से। और केंद्र सरकार को स्वास्थ्य के लिए जो पैसा आवंटित करना था राज्य सरकारों को, वो इस केंद्र सरकार ने कतई नहीं किया, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। फिर आपको बताऊंगा, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। राज्य सरकारें जब साल का बजट पेश करती हैं तब हेल्थ के लिए बजटीय प्रावधान करती हैं, वो केंद्र से उम्मीद नहीं करती हैं। एक्साइज से भी जो कलेक्शन होता है वो छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अगर छोटी मोटी रकम होती पेट्रोल डीजल और दारू से तो उसको आप जीएसटी में शामिल करा देते, आप ही नहीं बाकी राज्य सरकारें भी। तो सर थोड़ा फैक्चुअली सही जानकारी दें तो ज्यादा बेहतर होगा। माफ कीजिएगा राजपूत साहब, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी जुड़ चुकी हैं। नीरजा जी, कोरोना की इस महामारी के दौर में अदालत की तरफ से लगातार सख्त टिप्पणियां सामने आ रही हैं, राज्यों के स्तर पर भी, केंद्र से भी सवाल पूछे जा रहे हैं नेशनल प्लान को लेकर। क्या आपको लगता है कि राज्य या केंद्र के स्तर पर जिस विजन की जरूरत है वो विजन दिख पा रहा है? क्या स्टेट के लेवल पर कोई प्लान आपको नजर आता है या नेशनल लेवल पर कोई प्लान नजर आता है? देखिए, मुझे जो आपने सवाल किया है कि जो आज हम अभी कर रहे हैं डिस्कशन, जिस तरीके से कर रहे हैं, कुछ महीने पहले भी हम कहते ठीक है ये तू मैं। आज की संदर्भ में हम लोग हर कोई आज सुन रहा है। मुझे मालूम है कल हमारे 4 जान पहचान के लोग गुजर गए। आज जाने माने हमारे जो बहुत करीबी लोग थे वो गुजर गए कोविड के। पत्रकारों की लिस्ट ही ले लीजिए आप, अप्रैल में 30 से ज्यादा की डेथ हुई है। तो जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, मैं तो मन कर रहा था कि मैं उठ के चली जाऊं। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं नीरजा जी। लेकिन जो आप कह रहे हैं, केंद्र सरकार की भी बहुत जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार आज अगर आप मेरे मन की बात पूछेंगे ना तो मैं कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जिनसे हम इतना कुछ एक्सपेक्ट करते थे कि क्राइसिस के टाइम में खरे उतरेंगे, आज हमें लगता है इलेक्शन जीत सकते हैं पर क्या देश को चला सकते हैं। क्राइसिस के टाइम में खरे नहीं उतरे हैं। आप बंगाल में थे जब देश को आपकी जरूरत थी। वो वही चीज में आप जो कह रहे हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या वो अस्पताल नहीं बना सकते थे? क्या वो वेंटिलेटर्स नहीं बना सकते थे? क्या अमित शाह जो कि सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर हैं देश के, इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा किया है, दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्टी को, क्या उनको वॉर रूम को नहीं चलाना चाहिए था आवरली बेसिस पे? खैर ये तो हुआ जो हुआ, लेकिन आज तो आप इस तरह से नहीं लड़िएगा। आज तो आपको एपेक्स लेवल कमेटी बनाने की जरूरत है, वॉर रूम खड़ा करने की जरूरत है, और ये इंश्योर करने की जरूरत है, और सिटीजन्स को भी इंश्योर करने की जरूरत है, ग्रुप्स बना के जो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर अपनी जगह, अब जो हमारे भाई हैं कांग्रेस के बोल रहे हैं, बहुत ही उत्तेजित बोल रहे हैं, और एक उनके अंदर पीड़ा है। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जो आलोक के ऊपर या आलोक मेहता के ऊपर इस तरह के चार्ज। हमारी अपनी पॉलिटिकल कन्विक्शंस हो सकती हैं, पर आज तो हम इकट्ठे हो जाएं। आज तो हम इंश्योर करें दिल्ली जैसे शहर में जहां हम लोग बैठे हुए हैं, लोगों को जो चीज चाहिए वो पहुंचे, जो आज भी नहीं पहुंच रही है। इतने सारे व्हाट्सएप में नंबर्स आते हैं, आप उनको फोन करिए तो कोई उठाता नहीं है। कोई एक ग्रुप इकट्ठा होके ये तो हमें कह दे कि हमने फोन करके ये पता किया है कि ये लाइन चालू भी है कि नहीं। एक क्रेडिबल लिस्ट ही दे दीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ से रेमडेसिविर मिल रही है।
मतलब आलोक मेहता सर, जो बात नीरजा जी कह रही हैं वो दरअसल में इस वक्त एक हर भारतीय नागरिक का जो दर्द है उसको वो साझा कर रही हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ही नहीं, एक नागरिक के तौर पर भी वो अपना दर्द साझा कर रही हैं। आपको लगता है कि जो लोकतंत्र की डेफिनेशन है, लोकतंत्र की उस परिभाषा पर काम करने का वक्त आ चुका है, सबके लिए सबके साथ? यही देखिए बलराम जी, मैंने शुरू में भी यही बात कही थी कि देखिए सबको मिलके इस समय जो नीरजा जी कह रहे, यही तो मेरा दर्द है। आज बरखादर जी के पिताजी की डेथ हुई, मेरे इतने परिचित लोगों की डेथ हुई है, इतने अच्छे साहित्यकार अरविंद कुमार आज बहुत बड़े संपादक थे, हमसे भी बड़े हो, आज उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं, पीड़ा हमको है, लेकिन ये वक्त है कि क्या करें, एक दूसरों को मदद करें। जैसा नीरजा जी ने कहा, अभी सीमा किरण एक पत्रकार है, जानती है मुझसे ज्यादा नीरजा जी, अभी मेरे पास मैसेज आया है कि उनकी कैसे सहायता की जाए। तो समस्या ये है कि ये कहने को कुछ भी सब पार्टियां कह रही हैं, लेकिन आप बताइए, मैं तो व्यक्तिगत नाम लेके बता रहा हूँ, कोई मदद करने नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में और गाजियाबाद में, नोएडा में कितने लोग ऐसे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको राजनीति, दिल्ली, हमारे राजपूत जी खाली ये गाली दे सकते हैं कि मैं क्या करूँ, कोई करेक्शन की बात नहीं होती है। मैंने यही कहा कि राजीव गांधी पहाड़गंज में आग लगी थी, जाके खड़े हो गए थे, तो ठीक है, अमित शाह को भी खड़े रहना चाहिए। मैं भी ये बात समर्थन करता हूँ, क्या प्रधानमंत्री को जरूरत हो उनको भी। बंगाल के चुनाव को हम सबने निंदा की कि चुनाव पर इतना ध्यान दिया गया। आज भी यूपी में पंचायत के चुनाव है, क्यों नहीं किसी ने अदालत में लगा करके उसको प्रतिबंध लगा दिया। मैं मानता हूँ इस बात को कि गलतियां हैं, लेकिन क्या इस समय लड़ने का समय है या एक दूसरे की मदद करने का समय है? बिल्कुल, बेहद अहम बात कर रहे हैं। और आलोक सर, जहां तक मैं समझता हूं सर, आप सोशल मीडिया पर थोड़ा कम सक्रिय रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि ज्यादा अपडेट आपके पास तक ना पहुंच रही हो, लेकिन जो लगातार हम देख रहे हैं सर सोशल मीडिया पर, कुछ ऐसे राजनेता हैं, ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार सक्रिय हैं, जिसमें श्रीनिवासन का जिक्र यहां पर सुरेंद्र राजपूत कर रहे थे, ब्रजेश पाठक यूपी के मंत्री हैं, अपनी सीमित क्षमताओं में लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली में रोहित चहल एक ऐसा नाम है जो लगातार हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचा रहा है। दिलीप पांडे उसमें एक नाम है, एक आम आदमी पार्टी के झा साहब दिल्ली के ही विधायक हैं, वो लगातार मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ चेहरे हैं, सिर्फ ऐसे कुछ चेहरे में कहूंगा यहां पर, जो आगे आए हैं अपनी मदद के साथ। लेकिन इस देश में जहां 4120 विधायक सांसद हैं, वो नदारद बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनको सबक लेना चाहिए ऐसे कुछ चुनिंदा शख्सियतों से कि कैसे वो अपनी सीमित क्षमताओं में आगे बढ़ सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, आप सलाहकार हैं ICMR की। सुनीला जी, डर बहुत ज्यादा है इस वक्त हर भारतीय में, और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस चुनौती से निपटा जाए। आने वाला वक्त किस तरीके से आपको नजर आ रहा है? ICMR किस तरीके से देख रहा है आने वाले वक्त को? देखिए, मैं इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स के विषय से और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की हैसियत से बात करूंगी। बेसिकली हमने ये समझना है कि सिस्टम्स बहुत ओवरवेल्म हो चुके हैं। लोगों में एक तरीके का बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है और एक डर है। जैसे कि मैं सबको सुन रही थी कि अब इस टाइम है कि हम किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करें। अगर आप सिचुएशन महाराष्ट्र की देखेंगे तो लगभग हम थोड़ा सा सैचुरेशन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस 3.6 टाइम्स हैं। उत्तर प्रदेश में 277 टाइम्स नंबर ऑफ केसेस हैं। अगर हम मार्च से बात करें 277 गुना केसेस बढ़ गए हैं। बिहार में 268 गुना बढ़ गए हैं। उत्तराखंड में 121 गुना, राजस्थान 87 गुना, छत्तीसगढ़ 33 टाइम्स। सो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ना केवल हम पुराना अपना ओल्ड जिसकी हम बात करते हैं मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग या वैक्सीनेशन जो कि फर्स्ट में से चालू होगा, परंतु अभी भी मैं देख रही हूँ कि वैक्सीनेशन पॉइंट्स अभी खाली पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीनेशन, हम 1 तारीख से बात करते हैं, परंतु आज की तारीख में पूरे पॉइंट्स बने हुए सब कुछ, परंतु लोग वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात है हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस की, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली ऑक्सीजन, ड्रग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। क्योंकि आप देखेंगे कि मैन पावर भी अब थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा फटीग आ चुका है। आज आप देखते हैं कि हमारी मैन पावर में आज हमारे कुलीग्स की डेथ हो गई, 3 मैं अपने ही हॉस्पिटल में बताती हूँ, 3 हमारे सीनियर डॉक्टर्स की डेथ हो गई, 1 नर्स की डेथ हो गई। तो ये थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा वो है, परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी रहते सुधरे हम इस पर चैलेंज
और इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। अब आप पूछेंगे सुनीला जी, कैसे एक पा दलील सकते लगातार हैं, दी तो जाती है कि देखिए हम एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी है लगभग इस देश में। ऐसे में जो तमाम ज़रूरतें हैं इस महामारी के बीच वो तत्काल पूरी हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। एक साल में भी क्या हम तैयार हो सकते थे? राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर शायद ये भी मुमकिन नहीं हो पाता, तब जबकि 3 लाख 3.5 लाख मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई आबादी एक बड़ी चुनौती है हमारे संसाधनों के, हमारे रिसोर्सेज के मुकाबले? देखिए, आबादी एक चुनौती हो सकती है, परंतु हमें उन कंट्रीज को भी देखना चाहिए जिन्होंने आबादी के साथ होते हुए भी इस चैलेंज को कॉन्कर किया। यानी कि हमारे पास में हमें बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं अभी उनको देना नहीं चाहूँगी। आबादी एक चैलेंज है, पर चैलेंज को आप अपनी एडवर्सिटी को आप अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए। आपके लिए आपके पास में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, NGOs हैं, आपके पास में आप देखिए कितनी जल्दी हम लोगों ने चीज़ें जुटाई हैं। इसकी भी आपको पीपी बिल्कुल जीरो से हमने शुरू करके आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। जी। तो परंतु हर दिन एक नया चैलेंज है, ये हमें देखना पड़ेगा। नंबर 2 हमें ये देखना है कि हमारी डिस्चार्ज पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी क्या है। जैसे कल ही मैंने इस पे चर्चा की थी, तो आज मैं देख रही थी कि 350 के करीब लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में ही जिनको कि डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे अस्पताल में आने के लिए। तीसरा, हमें होम बेस्ड केयर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि हर एक इंसान जाके हॉस्पिटल में बैठ जाए जिसपे कि सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड है। अभी तक आपके माइल्ड और मॉडरेट केसेस को हम अभी भी घर पे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरत है कि हमारी ये बेहद अहम बात आप यहाँ पर कह रही हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर। अक्सर हम देखते हैं कि जब दिल्ली NCR में डेंगू का कहर बढ़ता है तो तमाम जो लोग हैं वो एम्स में पहुंच जाते हैं कि हमको एडमिट कर लिया जाए क्योंकि हमें डेंगू हो गया है, तब जबकि वो घर पर भी ठीक हो सकते थे। ये एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमको भी समझना होगा कि क्या वाकई हमें अस्पताल में एडमिट होना है या हम घर पर रहकर भी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम अस्पतालों में जाकर बिस्तर पर बैठ जा रहे हैं तो एक जरूरतमंद को हम बिस्तर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए ये आप तीनों से समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।